Hello children, this is Sunita Wadhwani, lecturer of English at Government Higher Secondary School, Dhantari. How are you passing your time, children? Aren't you worried about your study? I'm sure कि आप अपने स्कूल और अपने टीचर्स को मिस कर रहे होंगे और अपने स्टडी के लिए वरीड होंगे। वैसे भी कोरोना वायरस के चलते माहौल यूं ही है टेंशन भरा। कोरोना लॉकडाउन के चलते माहौल यूं ही है टेंशन भरा। आओ मिलके हंस ले जरा। तो यू नीड नॉट वरी चिल्ड्रन। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू लेसन ऑफ योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक फ्लाइट। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक है फ्लाइट, वो 9th में भी 5 थीम में डिवाइड थी। दिस टाइम इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इन 5 थीम्स एंड वन ऑफ द थीम इज ह्यूमर। और ये यूनिट 2 की है थीम ह्यूमर, और जिसके अंतर्गत 3 रीडिंग्स होती हैं। आप जानते हो रीडिंग ए, रीडिंग बी एंड रीडिंग सी। रीडिंग ए और रीडिंग सी क्रॉस सेक्शंस होता है और रीडिंग बी में एक पोएम होती है। तो रीडिंग ए में आपके ह्यूमर थीम के अंतर्गत रीडिंग ए में एक लेसन है द नेवर नेवर नेस्ट। तो सबसे पहले मैं बता दूं इस लेसन का जॉनर क्या है। तो ये जो लेसन है द नेवर नेवर नेस्ट, ये है 1 एक्ट कॉमिक प्ले, यानी ये एक कॉमेडी है। जॉनर बच्चों समझते हो ना, विधा। अब आप बोलोगे कि प्ले क्या होता है। तो प्ले इज अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर वेयर राइटर्स राइट डायलॉग एंड द एक्टर्स परफॉर्म इट ऑन द स्टेज। प्ले लिटरेचर का वो फॉर्म होता है जहाँ राइटर डायलॉग लिखते हैं और एक्टर्स उसको स्टेज पर परफॉर्म करते हैं। आई थिंक यू मस्ट हैव सीन एनी ऑफ द प्ले। आपने जरूर ही कोई प्ले जरूर देखा होगा। तो बिफोर वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द लेसन, बिफोर वी टॉक अबाउट द लेसन, लेट्स टॉक अबाउट द ऑथर कि द नेवर नेवर नेस्ट को लिखा किसने है। तो नेवर नेवर नेस्ट के प्ले राइट हैं सेड्रिक माउंट। तो इंग्लिश प्ले राइट हैं और ये इंग्लिश और फ्रेंच में लिखते हैं और उन्होंने बहुत सारे प्ले लिखे हैं। ही स्टार्टेड राइटिंग फ्रॉम 1930 to 1940 और ये जो इनके जो प्ले हैं ये मॉडर्न वर्ल्ड और मॉडर्न सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब बच्चों, इस प्ले को जब हम समझेंगे, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस प्ले थ्रू इट्स समरी। तो हम क्या क्या सीखेंगे, व्हाट विल वी लर्न, व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। तो पहले तो हम सीखेंगे व्हाट इज ह्यूमर। हम सीखेंगे ह्यूमर क्या है। तो बच्चों, आप जानते हो हिंदी में भी 9 रस होते थे, है ना। तो एक रस उसमें से कौन सा होता था, यास, हास्य, हास। ह्यूमर का मीनिंग यास होता है। ह्यूमर इज द एक्ट ऑफ बीइंग फनी और इट इज समथिंग व्हिच मेक्स पीपल लाफ। तो जो कॉमेडी रहती है, कॉमेडी हमेशा ह्यूमरस होती है, ये हमें हंसाती है। इट ट्राइज टू मेक अस अम्यूज, है ना। ये हमें हम हंसाने की कोशिश करती है। कॉमेडी की पर्पस ही रहती है लोगों को हंसाना। इसका एंडिंग हमेशा जॉयफुल होता है। अब जब भी हम कोई नया लेसन पढ़ते हैं बच्चों, तो हमारा वर्ड जो हमारी वोकैब है वो इम्प्रूव होती है। उस लेसन के थ्रू हम नए नए शब्द सीखते हैं, नए नए वर्ड से हमारा परिचय होता है। तो जब हम इस कॉमेडी को पढ़ेंगे तब भी हमारा वर्ड पावर इंक्रीज होगा। हम कई सिनोनिम्स को सीखेंगे और इस लेसन के थ्रू हम ग्रामर में सीखने वाले हैं यूज ऑफ डू, डज एंड डिड। तो लेट्स स्टार्ट to understand the lesson better, and I'm trying to make you explain this lesson. I'm trying to explain this lesson through its summary. तो ये जो सेड्रिक माउंट जो प्ले राइट हैं, इस लेसन के थ्रू जिसका टाइटल है द नेवर नेवर नेस्ट,
इसके थ्रू इसकी जो पूरा ये लेसन है ये इंस्टॉलमेंट और हायर परचेज पर आधारित है। और जो सेड्रिक माउंट है, ही हैज़ ट्राइड टू मेक अस लर्न दैट वन शुड ट्राई टू सेव मनी। हमें ये सिखाने की कोशिश की है कि हमें पैसे बचाने चाहिए। तो बच्चों, हैव यू एवर बॉट थिंग्स ऑन इंस्टॉलमेंट? हैव योर पेरेंट्स एवर बॉट थिंग्स ऑन इंस्टॉलमेंट? Modern man is quite used to buying things on installment. We buy our houses on installment, we buy our motorcycles on installment, we buy our computers, refrigerator, furniture in the house, even our clothes on installment. We buy our jewelry also on installment. तो ये जो मॉडर्न वैन है, ये आजकल हम हर चीज़ इंस्टॉलमेंट में लेते हैं। यू आस्क योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उन लोगों ने probably they must have bought the house on the installment, बट वो जो और चीज़ें हैं, जो अदर मटेरियलिस्टिक थिंग है, उनको उन्होंने इंस्टॉलमेंट में नहीं लिया होगा, लाइक दैट फर्नीचर और ये सब चीज़ें। और आप जानोगे बच्चों की दे हैड बेटर लाइफ देन अस। तो यही सब चीज़ों को इस प्ले के माध्यम से राइटर ने समझाने की कोशिश की है। तो अब हम शुरू करते हैं इसकी समरी। ये जो द नेवर नेवर नेस्ट वन एक्ट प्ले है क्योंकि इसमें एक ही एक्ट है, एक ही एक्शन है। ये है एक यंग मैरिड कपल जैक और जिल के बारे में है, हु हैव अ बेबी एंड दे लिव इन अ न्यू हैम्पस्टेड। और ये जो कहानी है ये लाउंज में, ये जो प्ले है लाउंज में स्टार्ट होता है और लाउंज में ही फिनिश होता है। और प्ले के स्टार्टिंग में ही दिखाया जाता है कि जो जैक और जिल हैं, वंस दे आर विजिटेड बाय देयर आंट हु इज कॉल्ड एज आंट जेन। तो ये जो कपल हैं ये बाई नाउ पे लेटर फिलॉसफी में बिलीव करते हैं और इन्होंने अपने घर की हर एक चीज़ जो है वो इंस्टॉलमेंट में ली है। पर अब जब एक दिन ये आंट जैन इनके घर को विजिट करती है तो वो बहुत हैप्पी होती है। इनका घर बहुत बिग है और बहुत ब्यूटीफुल, एकदम वंडरफुल घर को देख करके खुश हो जाती है ना, और सरप्राइज्ड भी होती है। और वो सरप्राइज्ड क्यों होती है जब जैक उनसे कहता है कि उसने ये जो भी चीज़ें जो अचीव किया है वो उनकी वजह से अचीव किया, ही इज़ एबल टू अचीव ऑल दिस थिंग्स बिकॉज ऑफ हर। और वो इस डायलॉग को कहते हैं एंड वी ओ इट ऑल टू यू। सो वो सरप्राइज हो जाती हैं कि जो उन्होंने वेडिंग इनके एट द टाइम ऑफ देयर वेडिंग उन्होंने जो इनको एक चेक दिया था जैक और जिल को, वो उसमें उन्होंने 200 पाउंड की जगह 2000 पाउंड तो नहीं लिख दिया था। तो जैक बताता है कि नहीं, उसमें 200 पाउंड ही लिखा है आपने। तो अभी भी शी इज़ अनएबल टू अंडरस्टैंड कि अब ये कैसे मैनेज कर रहे हैं। हो सकता है कि जैक जो है वो बहुत बड़ी पोस्ट पर होगा, उसकी जो इनकम है वो ज़्यादा होगी। तो अब वो पूछने की कोशिश करती है, दिस हाउस इट्स वेरी लवली बट डजंट इट कॉस्ट अ ग्रेट डील फॉर रेंट। कहती है तुम्हारा घर तो बहुत प्यारा है पर क्या तुमको इसका रेंट नहीं चुकाना पड़ता? तो जैक कहता है रेंट क्यों पटाना पड़ेगा, ये घर तो हमारा है। 10 पाउंड पटाओ एक बार में और कुछ क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट, कुछ मंथली इंस्टॉलमेंट तो, और ये आपका हो जाएगा। जैन एकदम सरप्राइज हो जाती हैं अब और शॉक भी हो जाती हैं, है ना, थोड़ी डिस्टर्ब भी हो जाती हैं। अब वो बोलती हैं कि अरे इन्होंने घर को इंस्टॉलमेंट में कैसे ले लिया है। अब पर वो कार को देख करके खुश हो जाती हैं, कहती हैं वाह तुम्हारी कार तो बहुत बढ़िया है, कम से कम ये तो तुम्हारी होगी। तो जैक कहता है नहीं, 5 पाउंड्स मैंने दिया था और अब कुछ मंथली और क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट होंगी। अभी मैंने जितनी इंस्टॉलमेंट दी है तो 1 ऑफ द स्टीयरिंग व्हील, 1 ऑफ द टायर एंड 2 ऑफ द सिलेंडर। कार के 2 सिलेंडर, एक स्टीयरिंग व्हील और एक टायर ही उनका हो पाया है। आंट जैन एकदम शॉक्ड हो जाती हैं। अब वो इधर फर्नीचर को देख के खुश होती हैं, बोलती हैं इन्होंने घर भी इंस्टॉलमेंट पे लिया है। तो वो अनहैप्पी हो जाती हैं घर कार को इनका इंस्टॉलमेंट में लेते हुए देख करके।
अब वो फर्नीचर को देख के खुश होती हैं, तुम्हारा फर्नीचर तो बहुत अच्छा लग रहा है ना, और वो जिस सोफे पर बैठी रहती हैं। बट जेल उनको फिर शॉक कर देता है जब वो कहता है कि इस सोफे की जितनी इंस्टॉलमेंट हमने दी है तो 1 लाख ही हमारी हो पाई है, बाकी की 3 लाख इंस्टॉलमेंट कंपनी वालों की है, जिनको इस लेसन में मिस्टर सेज, मार्क, स्पेंसर्स करके बताया गया है। जेन इसलिए उस सोफे पर बैठने से इनकार कर देती है और वो अपने सिर को पकड़ के बैठ जाती है। जैक और जिल उन्हें रेस्ट करने को कहते हैं। वो कहती हैं कि तुम ये सब इन चीज़ों का जो इंस्टॉलमेंट है वो कितना पे करना पड़ता है। तो वो कहते हैं कि 7 पाउंड्स। अब होती है तुम्हारी 7 पाउंड्स वीकली और तुम्हारी जो इनकम है वो 6 पाउंड। तो जो उनकी इनकम है 6 पाउंड वीकली और जो इंस्टॉलमेंट है 7 पाउंड 8 एंड 8 पेंस वीकली, इंस्टॉलमेंट का जो पे है वो ज़्यादा है। तो वो कहती हैं कि ये सब तुम कैसे मैनेज करते हो। तो वो कहते हैं कि बहुत सिंपल, जो ज़्यादा है उसको हम लोग लोन ले लेते हैं थ्रिफ्ट एंड परचेसिंग ट्रस्ट कॉर्पोरेशन वालों से, थ्रिफ्ट एंड परचेसिंग ट्रस्ट कॉर्पोरेशन से। जेन एकदम वरीड हो जाती हैं और गुस्सा हो जाती हैं, है ना, और उनको कहती हैं कि मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में एक पैनी नहीं ली, और वो उस बेड पे भी आराम करने से इनकार कर देती हैं, क्योंकि कहती है कि ये जो बेड है ये तुम्हारा नहीं है, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ की जितनी भी किस्तें पटा पाई हैं तो वो कंप्लीटली उनकी उनकी नहीं हो पाई हैं, दे डोंट बिलोंग टू दैम, बिकॉज उन्होंने जितने भी इंस्टॉलमेंट पटाए हैं उसका कुछ पार्ट ही उनका हो पाया है। और वो कहती हैं कि मैं अब यहाँ पर नहीं रुक सकती। अब जैक उनको कहता है कि मैं आपको बस स्टैंड पर अपनी कार से छोड़ देता हूँ, लेकिन वो उस कार में भी बैठने से इनकार कर देती हैं, जिसका सिर्फ स्टीयरिंग व्हील और एक टायर और 2 सिलेंडर ईच हैं। अब जैक आंटी को, जब आंटी लेकिन सॉफ्ट हार्टेड होती हैं, जाते समय वो उनको थोड़ा समझाइश देती हैं और वो कहती हैं कि ये जो तुम्हारा चीज़ों को मैनेज करने का जो तरीका है, ये जो तुम्हारा वे ऑफ लिविंग है, इसने मुझे डिसअपॉइंटेड कर दिया है। और हमेशा मैंने अपनी लाइफ में कैश डाउन मोटो को ही अपनाया, जो भी चीज़ खरीदी नगद में खरीदी। पर जाते जाते वो एक चेक लेके जाती हैं 10 पाउंड का, और वो चाहती हैं कि उस चेक के थ्रू वो कम से कम किसी एक चीज़ की इंस्टॉलमेंट को दे करके उस चीज़ को ट्रूली उसके ओनर हो जाएं। और जैक आंटी को जब सी ऑफ करने जाता है और वो खुश भी रहता है कि वो उस चेक से अपने कार की 2 इंस्टॉलमेंट को दे देगा, लेकिन जब वो घर आता है तो वो डिसअपॉइंटेड हो जाता है जब जिल उससे कहती है कि उसने उस चेक से डॉक्टर मार्टिन को पेमेंट कर दिया। डॉक्टर मार्टिन वो पर्सन है who delivered them their baby, बट उनका जो बिल था वो बचा हुआ था। तो जो जिल है वो ये डिसाइड करती है कि मार्टिन को दे देगी ताकि जो बेबी है वो ट्रूली उनका हो जाए। हालांकि जैक को थोड़ा सा डिसअपॉइंट फील करता है। तो लास्ट में ये जो इस प्ले की जो एंडिंग है, जैसा कि मैंने बताया, बहुत हैप्पी होती है, और कम से कम ये जो बेबी है उनका अब अपना हो जाता है। तो बच्चों, आप नाउ आई होप कि आप सीख गए होंगे कि जो इंस्टॉलमेंट में जो चीज़ें लेना है वो अच्छा नहीं है होता, और लीडिंग अ लाइफ लाइक जैक एंड जिल इज़ वर्थवाइल। क्या उनके जैसे ज़िंदगी जीना चाहिए? तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ देती हूँ, और जब स्कूल खुलेंगे तो हम इस जो प्ले है इसका रोल प्ले करेंगे ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आए। और जो राइटर है उन्होंने जो ये समझाने की कोशिश करी है कि हमें चीज़ों को किश्तों में नहीं लेना चाहिए, वो आपको समझ में आ गया होगा। मनी को अपने को वाइजली स्पेंड करना चाहिए, हमारे को जो बचत को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिकॉज मनी, अपन जानते हैं कि मनी रूल्स द वर्ल्ड, बट ऐसा होना चाहिए कि वी रूल द मनी।
और जब हम सेविंग करेंगे और मनी को स्पेंड, थोड़े समय बाद, कुछ सालों के बाद आप भी पैसे कमाना शुरू कर देंगे। और मैं चाहूँगी कि आप इस लेसन के थ्रू सीख के होंगे कि हमें अपने पैसे को समझदारी से खर्च करना चाहिए और बचत करके हम एक बहुत बड़ी राशि को जमा कर सकते हैं। और किश्तों में चीज़ें लेना अच्छा नहीं होता। तो ये जो स्टोरी थी, ये एक इसमें राइटर ने आयरनिकल सटायर है पीपल की मटेरियलिस्टिक फीलिंग पर। अब हम इस कॉमिक प्ले के कैरेक्टर स्केच देखेंगे। इसके कौन कौन से मेन कैरेक्टर हैं। आपको तो समझ में आ गया होगा कि इसके जो कैरेक्टर हैं, मेन कैरेक्टर जैक एंड जिल, आंट जैन हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आंट जैन। आंट जैन किसकी आंट है? जैक की है कि जिल की है ये नहीं पता, बट वो आंट जैन है, कपल की हैं। शी इज़ अ पर्सन, इनको क्रेडिट मेथड से चीज़ों को परचेज करना पसंद नहीं है और इनको स्पेंड थ्रिफ्ट बच्चों समझते हो, खर्चीले पर्सन पसंद नहीं है। और इनके दिल में सॉफ्ट फीलिंग्स हैं जैक और जिल के लिए। उन्होंने उनकी वेडिंग के समय भी उनको 200 पाउंड का चेक दिया और जाते जाते भी वो 10 पाउंड का चेक उनको गिफ्ट करके जाती हैं। वो यानी बहुत वरीड रहती हैं, उनके मन में शी हैज़ अ लॉट ऑफ कंसर्न फॉर द कपल जैक एंड जिल। अब हम देखते हैं जैक एंड जिल, हमारे प्ले के भोले भाले कपल। जैक एंड जिल, ये इन्होंने हर चीज़, घर के साथ साथ हर चीज़ इंस्टॉलमेंट में ली है ना। फर्नीचर, रेडियोग्राम, पियानो। और ये दोनों जो हैं वो अपने परिवार को समझदारी से चलाना नहीं जानते। इन्होंने पैसे बचाए नहीं, इन्होंने जो कमाया और वो इनका इंस्टॉलमेंट में चले जाता है और इसीलिए वो एक पेनी नहीं बचा पाते। और लेकिन ये ऐसे कपल हैं कि ये प्राउड फील करते हैं और बहुत खुश हैं चीज़ों को इंस्टॉलमेंट में लेकर के। तो इस प्ले में राइटर ने इनको इररिस्पॉन्सिबल कपल के रूप में चित्रित किया है। अब कोई ना कोई, जब हर कहानी का कुछ ना कुछ मॉरल होता है, इस प्ले का भी कुछ मॉरल है। मॉरल समझते हो ना बच्चों कि हमने इस प्ले से क्या सीखा, क्या लेसन हमें मिला, क्या सबक हमने सीखा। तो ये जो नेवर नेवर नेस्ट है, इसके थ्रू सेड्रिक माउंट ने, मैंने शुरू में ही बताया कि हमें ये सिखाया है कि हमको मनी को सेव करना चाहिए। ये जो कपल जैक एंड जिल है, ये नाइफ कपल, नाइफ एक न्यू वर्ड है बच्चों आपके लिए। इसका मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको कम अनुभव होता है, भोला भाला आप बोल सकते हो। इन लोगों ने अपने घर की हर चीज़ को इंस्टॉलमेंट में ले रखा है और बहुत खुशी से जिंदगी जी रहे हैं और ये अपने भविष्य को लेकर के चिंतित नहीं हैं। और हो सकता है कि इनको नियर फ्यूचर में संघर्ष करना पड़ जाए। अब इस प्ले का टाइटल है द नेवर नेवर नेस्ट, यानी घर कभी भी नहीं हो सकता। अब इस लेसन में ये जो नेवर है ये 2 बार यूज हुआ है। वो ये इंश्योर करता है कि घर कभी भी नहीं बन सकता। डबल नेगेटिव इम्पॉसिबिलिटी, घर की इम्पॉसिबिलिटी को एम्फेसाइज करने के लिए यूज हुआ है। और नेस्ट तो आप जानते हो, नेस्ट की लिटरली मीनिंग क्या होती है बच्चों? वेयर डज बर्ड लिव? बर्ड लिव्स इन नेस्ट। नेस्ट का मतलब घोंसला होता है ना, चिड़िया का घर। और आप जानते हो कि बर्ड्स मेक देयर होम, कैसे बनाती है चिड़िया अपना घर? बाय कलेक्टिंग स्ट्रॉस एंड ट्विग्स ऑफ वेरियस ट्रीज। जो नेस्ट रहता है चिड़िया का, वो टेम्पररी होम होता है, क्योंकि आपको पता है कि चिड़ियाओं को माइग्रेट करना पड़ता है ना। आपने माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में बायोलॉजी में पढ़ा है ना। क्यों माइग्रेट करना पड़ता है? विथ रेस्पेक्ट टू द चेंजिंग वेदर कंडीशंस, बदलते हुए मौसम के कारण। और उनको अपने घर को इसीलिए भी छोड़ना पड़ता है, वो अपने घर में सेफ नहीं होते हैं, क्योंकि अलग अलग प्राणी, जो विभिन्न प्राणी रहते हैं,
दे माइट अटैक देयर नेस्ट एनी टाइम, वो उनके नेस्ट पर कभी भी अटैक कर सकते हैं। तो सेम जो है वो जैक और जिल के साथ हो रहा है। जो बर्ड नेस्ट है वो यहाँ पर इनस्टेबिलिटी को सजेस्ट करता है। द कपल कैन बी अटैक्ड बाय द मनी लेंडर्स। ये जो कपल हैं इनके पास कभी भी मनी लेंडर आ सकते हैं, किसी भी समय आ सकते हैं, अगर इंस्टॉलमेंट को ये डेजिग्नेटेड निर्धारित समय पर पे करने में पे नहीं कर पाते हैं तो। और इन्होंने न केवल घर को इंस्टॉलमेंट में दे दिया है, इन्होंने घर की हर चीज ले ली है, जो कि समझदारी का काम नहीं है। अब मैंने बताया था कि हम सीखेंगे व्हाट इज ह्यूमर। तो इस प्ले में ह्यूमर क्या है? अब हम जैसे ही प्ले का एंड होता है तो जो ह्यूमर है वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, जब हमें ये पता चलता है कि कपल का बेबी भी इंस्टॉलमेंट पर है। जब लास्ट में एक जिल का एक डायलॉग रहता है, जस्ट वन मोर इंस्टॉलमेंट एंड बेबी इज रियली अवर्स। जस्ट एक और इंस्टॉलमेंट और बेबी सही में हमारा हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की हर सुविधा, हर चीज को कौन से मार्केटिंग सिस्टम से लिया है बच्चों? बाई नाउ पे लेटर, मतलब किश्तों में ले लिया है। तो भी जो है वो सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है उनकी, क्योंकि इनकम भी लो है। मैंने आपको बताया कि उनका इंस्टॉलमेंट है £7.8 वीकली और उनकी जो इनकम है वो £6 है। तो जो टाइटल है जो ये भी एक ह्यूमर है इस यहाँ पर। और आंट जेन का एक डायलॉग, हाउ कैन यू पे £7.8 आउट ऑफ £6? तो ये जो डायलॉग है आंट जेन का, हाउ कैन यू पे £7.8 आउट ऑफ £6, ये हमको बताती है कि कभी भी किसी भी समय अगर वो अनेबल रहते हैं, असमर्थ हो जाते हैं इंस्टॉलमेंट को पटाने में, तो उन्हें घर छोड़ना पड़ सकता है। और जो कि सिंपली शो करता है कि ये जो इनकी जिंदगी की जो लग्जरियस है, जो उनकी जिंदगी की जो लग्जरियस है वो क्या है? असुरक्षित है। अब मैं टाइटल को एक्सप्लेन करूंगी कि इसका टाइटल नेवर नेवर नेस्ट। The word nest in the title may also be, यानी ये इसका टाइटल भी ह्यूमर का अच्छा सोर्स है, स्पेशली सटायर। मैंने तो बताया था कि ये जो प्ले है ये मॉडर्न मैन की मटेरियलिस्टिक फीलिंग पर आयरनिकल सटायर है ना, जो प्ले राइट ने हमें बताने की कोशिश की है। बर्ड्स देखते हो जहाँ जितना ज्यादा समय लगाती हैं अपना घर बनाने में, क्योंकि उनको कलेक्ट करना पड़ता है स्ट्रॉस को, ट्रिक्स को, बहुत सारे प्लेसेस से, और उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन इस प्ले में जैक और जिल ऑन द कॉन्ट्ररी, उन्होंने क्या किया है? हर चीज किस में ला दी है? इंस्टॉलमेंट में ला ली है, और विदाउट सेविंग एनी मनी, उन्होंने कोई पैसा नहीं बचाया। तो ये जो है कॉन्ट्ररी है। तो ये जो टाइटल है इस प्ले का वो एप्रोप्रिएट है, क्योंकि ये कनोट करता है इसकी थीम को और कपल की पैथेटिक कंडीशन को दिखाता है कि ये एकदम लग्जरियस लाइफ को जी रहे हैं, वो भी इंस्टॉलमेंट बेसिस पर, और इनका जो चार्मिंग नेस्ट है और वो घर भी इजी मंथली इंस्टॉलमेंट में है। अब हमने क्या क्या वर्ड सीखे? तो हमने सीखा कोजी। कोजी का मतलब क्या होता है? कंफर्टेबल। The nest of the bird is very cozy. ना, घर तो बेटा कोजी ही होता है ना? Exactly. Exactly का मतलब correctly. Installment. Installment का मतलब होता है पार्ट पेमेंट, किश्त। Worrying. Worrying मतलब troubling, चिंता देना। Pay off. Pay off मतलब make full payment, पूरी पेमेंट कर देना। अब हम देखेंगे ग्रामर। ग्रामर में मैंने बताया था हम सीखेंगे यूज ऑफ डू, डज एंड डिड। तो ये डू, डज एंड डिड, डू, डज, डिड, ये है क्या बच्चों? मैंने आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव पढ़ाते समय बताया है 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट।
ये जो नॉट है, नॉट कभी भी अकेला सेंटेंस में यूज नहीं होता, इसके 24 फ्रेंड्स होते हैं। हर किसी के, एवरी मैन हैज अ फ्यू फ्रेंड्स, बट नॉट के 24 फ्रेंड्स होते हैं। तो ये जो डू और डज है वो 24 फ्रेंड्स, डू डज डिड 24 फ्रेंड्स के ही पार्ट हैं। आपको 24 फ्रेंड्स मैं फिर से बता देती हूँ। Is am are was where, do does did have has had, will would shall should can could may might must ought to need to dare to used to। तो हम सबसे पहले देखेंगे do और does का यूज। तो बच्चों, मैंने बताया कि अगर सेंटेंस में नॉट का फ्रेंड होता है तो उस फ्रेंड के बाद नॉट को जोड़ दो तो नेगेटिव हो जाता है सेंटेंस, और उस फ्रेंड को सब्जेक्ट के आगे लगाओ तो सेंटेंस क्या बन जाता है, इंटरोगेटिव। जैसे मैंने बोला कि ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर, इज नॉट का फ्रेंड है, आपको इसको नेगेटिव बनाना है, ही इज नॉट अ टीचर, और इंटरोगेटिव बनाएंगे तो इज ही अ टीचर। लेकिन बच्चों, आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क को भी लगाना है। तो डू और डज और डिड नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने के लिए यूज होते हैं। कब? जब सेंटेंस में नॉट का फ्रेंड एब्सेंट। मैंने कहा आई गो टू स्कूल डेली। अब आप इस सेंटेंस को सुनिए, आई गो टू स्कूल डेली। गो 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 क्या है? मेन वर्ब है। मेन वर्ब किसको कहते हैं? मेन वर्ब इज द वर्ब which has 3 forms: go, went, gone. Go. In this sentence, not any of the friend of the not is absent. Go is the main verb. But अब देखिए go में s या es नहीं लगा है, तो हम इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे? I do not go to school। और इंट्रागेटिव बनाने के लिए do को सब्जेक्ट के आगे, do I go to school daily? She goes to school daily। ये जो she के साथ मैंने goes क्यों यूज किया? आप जानते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सिंपल प्रेजेंट टेंस we apply as es with verb। she does not go to school, does she go to school? तो बच्चों, थर्ड पर्सन आपको समझाना पड़ेगा। आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम फर्स्ट पर्सन एंड आई एम टॉकिंग टू यू, यू आर सेकेंड पर्सन। अब मैं बोलती हूँ माई फ्रेंड सिंग्स वेल। हु इज माई फ्रेंड? वी आर टॉकिंग अबाउट माई फ्रेंड, he or she is not present here। My friend sings well। What is sings? Sing main verb, sing, sang, sung, but s यूज हुआ है। तो my friend नेगेटिव बनाएंगे तो क्या लगाएंगे? My friend does not sing well। और इंट्रागेटिव मैंने बताया कि डू डज को सब्जेक्ट के आगे करना है। क्या है सब्जेक्ट? माई फ्रेंड। डज माई फ्रेंड सिंग वेल? तो बच्चों, जो डू और डज है वो नेगेटिव और इंट्रागेटिव बनाने के लिए कैसे यूज हो रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। डू का यूज करते हैं हम आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और डज इज यूज्ड विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा चिल्ड्रन, चाइल्ड लव्स टू प्ले फुटबॉल। चाइल्ड सिंगुलर है, चाइल्ड लव्स टू प्ले फुटबॉल, तो नेगेटिव क्या बनेगा? चाइल्ड डज नॉट लव टू प्ले फुटबॉल। चिल्ड्रन लव टू प्ले फुटबॉल। चिल्ड्रन चाइल्ड का प्लूरल है, चिल्ड्रन डू नॉट लव टू प्ले फुटबॉल। इंट्रागेटिव क्या बनेगा? डज चाइल्ड लव टू प्ले फुटबॉल? चिल्ड्रन लव टू प्ले फुटबॉल। डू चिल्ड्रन लव टू प्ले फुटबॉल? डज को हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। ये जो डू और डज है ये नॉट के फ्रेंड भी हैं, डू डज और डिड, और मेन वर्ब भी हैं। ये मेन वर्ब कैसे हैं बच्चों? क्योंकि इनके भी 3 फॉर्म्स हैं। डू डज फर्स्ट फॉर्म, डिड सेकेंड फॉर्म एंड डन थर्ड फॉर्म। अब आपको मैं बता दूं कि ये जो डू और जो डज रहते हैं और ये जो डिड रहते हैं ये सेंटेंस को एम्फेसाइज करने के लिए भी यूज होते हैं। लेकिन हम सबसे पहले डिड का भी यूज देख लें। तो जो डिड है वो मैंने बताया कि पास्ट टेंस है डू और डज का,
और ये हमेशा किसी दूसरे वर्ब के आगे लगता है। और व्हेन देयर इज एन ऑक्सिलरी वर्ब, अगर कोई ऑक्सिलरी वर्ब है तो मेन वर्ब डज नॉट नीड टू बी मार्क्ड फॉर टेंस, तो मेन वर्ब को का टेंस मार्क करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप एक एग्जांपल देखिए, डिडंट द स्टूडेंट लाइक द स्टोरी, द फॉर्म लाइक इजंट चेंज। यहाँ पर जो लाइक का फॉर्म है वो चेंज नहीं होगा क्योंकि डिडंट इज यूज्ड, यहाँ डिडंट का यूज हुआ है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा डू डज और डिड का फंक्शन क्या होता है। डू डज और डिड सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म मतलब नेगेटिव और इंट्रागेटिव बनाने के लिए यूज होते हैं। ट्रांसफॉर्म तो समझते हो ना बच्चों, ट्रांस मतलब चेंज और फॉर्म मतलब रूप। जब हम सेंटेंस को नेगेटिव और इंट्रागेटिव करते हैं तब भी हम उनका रूप बदलते हैं। तो नेगेटिव और इंट्रागेटिव बदलने के लिए डू डज और डिड का यूज करते हैं कब, जब सेंटेंस में नॉट का फ्रेंड एब्सेंट होता है। अगर सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है लाइक दैट आई राइट अ लेटर, राइट में ऐसे एस लगा है क्या, नहीं, क्या होगा नेगेटिव, आई डू नॉट राइट अ लेटर। इंट्रागेटिव, डू आई राइट अ लेटर, आई फ्रेंड, चलो शी राइट्स अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर। नेगेटिव क्या होगा, क्योंकि राइट में क्या लग गया है एस, और एस क्यों लगा है बच्चों, क्योंकि शी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, क्या होगा, शी डज नॉट राइट अ लेटर, डज शी राइट अ लेटर। अब शी रोट अ लेटर, व्हाट इज रोट, राइट रोट रिटन, शी डिड नॉट राइट अ लेटर। इंट्रागेटिव, did she write a letter, and at the end of the sentence, at the end of interrogative sentence कौन सा पंक्चुएशन मार्क आप यूज करोगे, क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों आप डू डज और डिड का यूज सीखते होंगे। इनका जो ये पहला यूज है सेंटेंस को नेगेटिव और इंट्रागेटिव करने के लिए यूज होता है। कई बार ये मेन वर्ब की तरह यूज होते हैं, जैसे मैंने कहा आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क, यहाँ मेन वर्ब तो एब्सेंट है, आई डू, डू यहाँ पर मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है, तो मैं इसका नेगेटिव कैसे बनाऊंगी, आई डू नॉट डू माई वर्क, डू आई डू माई वर्क। शी डज हर ड्यूटी, शी डज नॉट डू हर ड्यूटी, डज शी डू हर ड्यूटी। दे डिड देयर असाइनमेंट, दे डिड नॉट डू देयर असाइनमेंट, डिड दे डू देयर असाइनमेंट। तो बच्चों आप जान गए होंगे है ना। तो did you understand the use of do does and did। मुझे लगता है आई होप, आई एम श्योर कि आपको do does और did का जो ये यूज है अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब मैंने आपको एक छोटा सा असाइनमेंट दिया है ताकि, और मैं चाहूँगी कि आप इसको बना करके, और ये आपका एज अ होमवर्क है और आप मुझे इसे भेजिए, क्योंकि पढ़ाई के द्वार पे होमवर्क का ऑप्शन भी है, और इसे मैं फिर आपको चेक करके भेजूंगी कि 6 फिल इन द ब्लैंक्स है। मैं चाहूँगी कि और आप कुछ सेंटेंस बनाएं डू और डज की हेल्प से, और आप एक पैराग्राफ लिखें कि क्या जैक और जिल लीडिंग अ लाइफ लाइक जैक एंड जिल इज वर्थवाइल। क्या जैक और जिल की तरह लाइफ जीना ठीक है। तो आप इसके पक्ष में या विपक्ष में अपने तर्क दे सकते हैं, या आप एक छोटा सा पैराग्राफ लिखिए कि किश्तों पर चीजें लेने के, इंस्टॉलमेंट पर या हायर परचेज सिस्टम के आप 2-3 डिसएडवांटेज आप लिख सकते हैं, एकदम सिंपल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको द नेवर नेवर एक्ट, ये जो कॉमेडी प्ले था, आपने बहुत एंजॉय किया होगा, और आप इस प्ले के थ्रू सेविंग के महत्व को समझ गए होंगे, और इंस्टॉलमेंट में हायर परचेज या इंस्टॉलमेंट सिस्टम जो क्रेडिट सिस्टम है, आप उसके डिसएडवांटेज भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो बच्चों मैं चाहूँगी कि आप अपनी पढ़ाई को पढ़ाई द्वार पोर्टल के थ्रू जारी रखें, और इस असाइनमेंट को आप मुझे सॉल्व करके भेजिए। और मैं जो डू और डज और डिड का एक और यूज है सेंटेंसेस को एम्फेसाइज करना, वो मैं आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। एंड
All the best, children, and do continue your study with this portal पढ़ाई तुम्हारे द्वार आप पढ़िए. Thank you, children.